ऑल ऑफ यू। देखो H1 हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही थी, मैंने आप लोगों को इसको केमिकल शिफ्ट बता दिया था, आप लोगों को इसके सिल्डिंग इफेक्ट हो गया था नॉर्मली, और क्या इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया था, नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए थे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हो गया था, और इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ एक टॉपिक थ्योरेटिकली जो हैं छोटे छोटे वो आप लोगों को समझाने हैं, आप लोगों के जो बुक में एग्जाम्पल हैं उनका डिस्कशन करना है। ठीक है, वो चीज़ है क्लियर। देखो इधर सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। डेल की वैल्यू को कौन कौन प्रभावित करता है, डेल वैल्यू होती है ना केमिकल शिफ्ट, इसको कौन कौन प्रभावित करता है यहाँ पे अपन वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये चीज़ तो मैंने बताई दी थी कि डेल होता क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे। अभी अपने को क्या करना है, डेल को कौन कौन प्रभावित करता है, कब डेल का मान ज़्यादा होता है, कब डेल का मान कम होता है। ठीक है, पहली चीज़ देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या क्या बोलते हैं इसे, प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट देखो कैसे प्रभावित करता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ इन वन कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हो, प्लस आई टाइप का होता है, माइनस आई टाइप का होता है, ये एक चीज़ सही है। ठीक है, सुनना देखो जनरली क्या होता है, जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ इसको, एक लिखूँ मैं H, ये वाला है। ठीक है, एक इस वाले H की बात करूँ, ठीक है, और एक इस वाले H की बात करूँ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, देखो इधर जैसे मैं इसको 2 डिग्री बना दूँ तो ये 2 डिग्री वाला हो गया कार्बन, ये 1 डिग्री वाला। ठीक है, मतलब 0 डिग्री वाला हो गया और ये 3 डिग्री वाला हो गया। ठीक है, 1 डिग्री वाला बनाते हैं इसको, ये 1 डिग्री वाला हो गया। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, डेल का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने के कारण क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन अपफील्ड की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। अपफील्ड की तरफ शिफ्ट होंगे तो उनके डेल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखो जनरली क्या है कि अगर कोई भी स्पीसीज, सेकंड केस देखो, ये इसको लिख देती हूँ, केस नंबर 1। देखो अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहेगा कि जैसे मैं लिखूँ इस वाले प्रोटॉन की बात करते हैं ना, ये F लिखूँ यहाँ पे, इधर देख लो केस सेकंड। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये HCH2F है ना, लिखो HCH2Cl, लिखो HCH2Br, HCH2I। समझ रहे हो ये वाली चीज़। ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखो F इज़ ग्रेटर देन, Cl इज़ ग्रेटर देन, Br इज़ ग्रेटर देन I, और डेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ में आ रही है? मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है, तो सिग्नल कहाँ आएगा, डाउन फील्ड की तरफ। सिग्नल किधर की साइड आएगा, डाउन फील्ड की तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है, हाई डेल हाई डेल वैल्यू। क्लियर क्या ये वाली बात है? ठीक है, तो मैं कहूँ ऊपर से नीचे जाने पर इस प्रोटॉन की बात करें तो इसकी डेल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नियरेस्ट एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरेस्ट एटम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब अपने को ये डेल वैल्यू किधर की साइड मिलेगी, डाउन फील्ड की तरफ, डाउन फील्ड। समझ में आ रही मेरी बात है? क्लियर ये वाली चीज़ है।
2 केस हुए, तीसरा समझना। देखो तीसरा केस क्या कहता है, जैसे इसी चीज़ को है ना, इसी चीज़ को ये वाला है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ है ना, इसको देखना, अगर मैं ये लिख दूँ कि कोई प्रोटॉन ऐसा है, जैसे मैं लिखूँ ये प्रोटॉन है ना, CH2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, और ये प्रोटॉन कार्बन के साथ जुड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों प्रोटोनों में से सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट किसकी होगी, ऊपर वाले प्रोटॉन की होगी, फिर नीचे वाले प्रोटॉन की, और सबसे कम उससे नीचे वाले की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। ये इनका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। और एक बार बताओ, ऑक्सीजन वाला जो पढ़ा था आप लोगों ने, अल्कोहल वाला, वो तो प्रोटॉन उसके नियरेस्ट एटम से 1 से 5 ऐसे कुछ पढ़ा था ना आप लोगों ने, वाली चीज़ है। तो उस तरीके से इसका एग्जाम्पल लेंगे। देखो 2 केस बता दिए आप लोगों को, तीसरा केस देखना। देखो तीसरा केस, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ती जाए, सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ती जाए, देखो केस 3, यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ती जाए तो डेल का मान कम होता जाता है। डेल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं इस प्रोटॉन की बात करूं, CH2Cl है एक तो, और एक इसी प्रोटॉन की बात करूं CH2CH2Cl, तो देखो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, देखो ये इससे इतनी दूरी पर है, ये इससे इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पे डेल का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बोलते इसके डेल का मान ज़्यादा होएगा और इसके डेल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में है ना, जैसे अपन प्रोटोनों को हटाकर, किसी भी कार्बन से प्रोटोनों को हटाकर Cl मैक्सिमम या बोले तो हाइड्रोजन मैक्सिमम संख्या में जोड़ दिए जाए, जैसे केस 4, देखो इधर, जैसे एक तो मैं लिखूं HCHH और ये H, एक में लिखूं HCHCl, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ Br, लिख देती हूँ Br, एक Br लिख देती हूँ है ना, फिर लिखा HCH Br और ये Br, ये Br, ये Br, ये Br और ये H, ठीक है। इसको एक नाम दिया, इसे 2 नाम दिया, इसे 3 और इसे 4, ठीक है। यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ाई जाए तो उस सेंटर एटम पर उपस्थित प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट का मान किसका होएगा, 4th का होएगा, ठीक। उसके बाद में 3rd का होएगा, उसके बाद में 2nd का होएगा और उसके बाद में 1st का होएगा, ठीक है। क्लियर ये वाली बात सबको।
नेक्स्ट देखो, देखो यदि किसी मॉलिक्यूल में देखो सैचुरेशन होती है, अनसैचुरेशन होती है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है? अनसैचुरेशन होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन, देखो केस 5, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन बढ़ती जाती है तो अनसैचुरेशन के साथ साथ क्या होता है? उसके केमिकल शिफ्ट का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, मैं लिखूं यदि किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन का मान बढ़ाया जाए तो अनसैचुरेशन के बढ़ने से डेल का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं लिखूं, इस प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, एक में लिख दूं, इस प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, एक में लिख दूं, इस प्रोटॉन की बात करें, तो बताओ सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन यहाँ, फिर यहाँ तो कोई अनसैचुरेशन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? इधर से इधर जाने पर डेल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। इधर से इधर जाने पर डाउन फील्ड बढ़ता जाएगा, इसलिए डेल का मान बढ़ता जाएगा। और क्योंकि इधर से इधर जाने पर अनसैचुरेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को? ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हो ना आप लोग? क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कि जब हाइड्रोजन परमाणु है ना, जब हाइड्रोजन परमाणु दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में इस प्रकार से प्रेजेंट रहता है कि एक के साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरे के साथ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, केस 6, इधर देखो, देखो एज वेल एज डेल वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाती है तो केमिकल शिफ्ट डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट होती जाती है, मतलब डेल का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हो गया क्या? डेल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हो गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन या डिक्रीज, कंसंट्रेशन या क्या लिखूं, इंक्रीज डाइल्यूशन, तो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती है। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया?
देखो इसका मतलब क्या हो गया, डेल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आई क्या कि जो डेल वैल्यू है वो कंसंट्रेशन के तो क्या होगी, सीधे समानुपाती होगी, जबकि टेम्परेचर की क्या हो जाएगी, व्यतक्रमानुपाती हो जाएगी, टेम्परेचर के एंटी प्रोपोर्शनल होएगा। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, जब अपन वो करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, ये किस पर प्रभाव पड़ता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर प्रभाव पड़ता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप लोग सब जानते हो पहले तो, उस पर कंसंट्रेशन का और नहीं उस पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर उस पर इनका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा तो उसकी डेल वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही है? तो एक नोट करके क्या लिखोगे आप लोग, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और concentration on intramolecular hydrogen bonding. So del values are unaffected. समझ में आ रही है? तब डेल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किसके लिए है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वान डेर वाल डीसिल्डिंग्स, है ना। और मुझे एक बात बताओ, वान डेर वाल डीसिल्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। वान डेर वाल डीसिल्डिंग में अपन क्या पढ़ते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ते हैं। वान डेर वाल डीसिल्डिंग क्या होती है कि जब किसी मॉलिक्यूल को, है ना, जब किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जब किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें अपना इंड्यूस्ड फील्ड, बोलते उसमें खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो या तो उस एप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन, बोलते उसी की दिशा में हो सकता है या उसकी अपोजिट दिशा में हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो इधर, देखो क्या लिखूँ मैं इसको, यदि किसी, नेक्स्ट केस लिख लेना है ना, यदि किसी मॉलिक्यूल में चुंबकीय क्षेत्र एप्लाइड किया जाता है तो उसकी उपस्थिति में मॉलिक्यूल में स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसकी दिशा या जिसकी डायरेक्शन या तो एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या उससे विपरीत दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो उसे क्या सेंस निकलेगा? देखो,
या तो जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियाई है, इस पर फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, जैसे बी नोट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। अब जैसे इस पर फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इसका खुद का फील्ड क्रिएट होएगा, जिसे क्या कहते हैं अपन, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो या तो इसकी अपोजिट दिशा में हो सकता है या इसकी सेम दिशा में हो सकता है। जब अपोजिट दिशा में हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, डीशील्डिंग कहलाती है। समझ में मेरी बात। अगर सेम दिशा में हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या कहलाती है, शील्डिंग कहलाती है। बताया था मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ है, ठीक है। शील्डिंग से जो केमिकल शिफ्ट डेल का मान है वो अप फील्ड की तरफ शिफ्ट होएगा। किसकी तरफ, अप फील्ड की तरफ शिफ्ट होएगा, ठीक है। और इसमें क्या होएगा, डेल का मान डाउन फील्ड की तरफ क्या होएगा, शिफ्ट होएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगी, हाई डेल वैल्यू। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। इस तरीके से आप लोग करोगे। क्लियर क्या, ठीक है। तो अपने को क्या पढ़ना है, डीशील्डिंग पढ़ना है। शील्डिंग से तो कोई मतलब ही नहीं अपने को, है ना। जो कम करे उससे क्या मतलब है, जो बड़ा है उसी को देखना है, ठीक है। देखो इधर डीशील्डिंग अपन पढ़ेंगे, डीशील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये वाली चीज़ जो अपना नेक्स्ट केस है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो मॉलिक्यूल की जो डेल वैल्यू है वो बढ़ जाती है ना। डेल वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि उसकी केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे ये प्रोटॉन है ना, एग्जाम्पल जो एनिसोट्रॉपी इफेक्ट है ना वो यही है, ये और ये वाली चीज़ें सेम प्रोटॉन है, ठीक है। अगर अप्लाइड की डायरेक्शन ये होगी तो इंड्यूस की डायरेक्शन ये होगी। समझ में। तो हाईली डीशील्डेड होएगा और हाईली डीशील्डेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, डेल वैल्यू का मान कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूँ, ये हाईली डीशील्डेड, तो हाई डेल वैल्यू। ऐसे देखो मैं लिखूँ RC डबल बॉन्ड OH। बताओ इस प्रोटॉन की बात करें तो ये भी तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर इसमें अप्लाइड की डायरेक्शन ये होएगी तो इसमें इंड्यूस की डायरेक्शन ये होएगी, जिससे भी यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, हाईली डीशील्डेड हो जाएगा, ठीक है। और डीशील्डेड हुआ तो वही डाउन फील्ड, ठीक है। और डाउन फील्ड हुआ तो हाई डेल वैल्यू। बात समझ में है क्या। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बेंजीन के प्रोटॉनों की बात करूं, है ना, सुनना। मैंने कहा अगर मैं बेंजीन के प्रोटॉनों की बात करूं तो मैंने ये बनाया, ये H H H H H और ये H, ऐसा है ना। इसको मैं इस तरीके से कर दूँ, ठीक है क्या। अब देखो ये है प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर इसमें भी अप्लाइड फील्ड इस तरीके की ये डायरेक्शन में रखा जाए तो इंड्यूस क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होएगा। तो अभी इसकी डेल, इस कारण क्या होगा, इसकी डेल वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं लिखूँ ये H ट्रिपल बॉन्ड ये और ये, ठीक है। ये प्रोटॉन है सेम प्रकार के। देखो अगर अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन ये हो, है ना, तो इसमें इंड्यूस फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाईली शील्डेड, है ना। हाईली शील्डेड हुआ तो लो, मैं लिखूँ अप फील्ड, अप फील्ड की तरफ क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अप फील्ड की तरफ शिफ्ट हुआ तो लो डेल वैल्यू। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये
एनिसोट्रॉपी इफेक्ट के या डीसिल्डिंग, वैन डर वाल्स डीसिल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, जिनकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, केमिकल शिफ्ट का मान परिवर्तित हो जाता है। देखो पहली चीज़ तो ये केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक जो पूरे हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर ये वाली बात। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ आप लोगों की क्या बचा था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रयोग या अनुप्रयोग, ठीक है, या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से उपयोगी है, वो वाली चीज़ है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे बड़ी चीज़ें देखो, इससे अपन क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या करते हैं अपन, आइसोटोप्स की डिटेक्शन कर सकते हैं ना, कि H1 है कि H2 है कि H3 है, या कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, 14 है, नाइट्रोजन 15 है या नाइट्रोजन 14 है। पहला पॉइंट तो ये कि आइसोटोप की डिटेक्शन या आइसोटोपिक न्यूक्लियाई की डिटेक्शन क्या होती है, इससे आसानी से की जा सकती है, पहला पॉइंट तो, ठीक है। चलो देखते हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से। देखो देखो एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो ये कि मैंने आप लोगों को कहा कि इससे अपन क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियाई की डिटेक्शन कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सा कंसनट्रेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, कि इसमें डाइल्यूट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। पहला पॉइंट तो ये अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियाई की डिटेक्शन कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं या कितने प्रकार के न्यूक्लियाई हैं, सेम है तो वो कितने प्रकार के हैं और डिफरेंट है तो कितने प्रकार के हैं। तीसरी चीज़ अपन क्या निकाल सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं, प्रोटोनिक रेशियो, कि प्रोटोनिक रेशियो क्या है, उनका क्या रेशियो आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यह मैं कहूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि इसमें जो अपन सैंपल लेते हैं ना, सैंपल जो कंपाउंड लेते हैं उसकी बहुत कम अमाउंट इसमें चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत भर के ग्रामों में, किलोग्रामों में कंपाउंड चाहिए होता है और अपन उसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी अपने को डिटेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट करना है, ऐसा नहीं होता। बहुत माइनर से अमाउंट में भी देखो अपन क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन वाली चीज़ है, तो बहुत कम अगर अमाउंट में भी हो कंपाउंड तो अपन उसकी भी डिटेक्शन क्या कर सकते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। अपन ये पता कर सकते हैं कि उसका प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपन ये पता कर सकते हैं कि उसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है। केमिकल इन्वायरमेंट से मतलब क्या है कि अगर वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, या फिर अपन ये पता कर सकते हैं कि कार्बन से भी जुड़ा है तो कार्बन के उसके साथ कार्बन से और कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आसानी से की जा सकती है। ठीक है, ये तो नॉर्मली एप्लीकेशन है इसकी। अब देखो जो आप लोगों की लास्ट टॉपिक है कि लास्ट टॉपिक क्या है आप लोगों की, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को इसमें जो एग्जांपल्स हैं उनके सिग्नल बता देती हूँ, वो डबलेट ट्रिपलेट किस में स्प्लिट होंगे वो चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानने क्या कर लेना उसका, वो देख लेना स्पेक्ट्रा आप लोग बुक में देख लेना इसका किस तरीके से बनाया जाएगा। एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ये पूरे तरीके से पूछेगा। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड, आप लोगों की बुक की एग्जांपल बता रही हूँ ना, एग्जांपल्स देखो CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड का करना है। देखो ठीक, देखो A B है ना, तो कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं।
तो बताओ सिग्नल कितने आएंगे? सिग्नल आएंगे यहाँ पे 2। क्लियर क्या? जो HA है वो क्या देगा? क्वार्टेट। क्या देगा? क्वार्टेट या मल्टी प्लेट, है ना। जो HB है वो क्या देगा? ट्रिपलेट। समझ में आ रही है? इसकी वजह से क्या देगा? ट्रिपलेट देगा। क्लियर क्या? J का मान देखे तो बताओ, JAB होएगा एक तो, और एक JBA होएगा, और बताओ दोनों 3 होंगे तो 3BA, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ में मेरी बात? इस तरीके से आप स्पेक्ट्रा निकालोगे इसका, ठीक है। एक तो क्वार्टेट देगा और एक क्या देगा? ट्रिपलेट देगा। 3H तो ट्रिपलेट देंगे और 2H क्वार्टेट देंगे, ठीक है क्या। अब देखो, अगर NMR स्पेक्ट्रा देखे इनका, तो मुझे एक बात बताओ, ये NMR स्पेक्ट्रा जैसे इसको मान लो मैं 0 TMS है ना, इसका भी सिग्नल बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे है ना TMS, ये 0 पे आ रहा है, ठीक है। छोटा सा बनाना है, बहुत बड़ा हो गया। जैसे इसका तो आप ये ऐसे मान लो, ठीक है। तो 3 देखो ये इसके ज़्यादा पास में, तो बताओ इसका डेल का मान ज़्यादा होगा। ये इसकी दूरी पर स्थित है तो इसकी डेल का मान कम होगा। तो सिग्नल कैसे आएगा? ये ऐसे, इस तरीके से इसका सिग्नल आएगा। समझे मेरी बात? नेक्स्ट देखो, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। देखो इथाइल एल्कोहल में क्या है? देखो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल। होल के लिखूँ इसमें तो H H H H H, ठीक है। देखो A B B C C, 3 प्रकार के सिग्नल आएंगे ना। सिग्नल की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी, ठीक है। एक H देगा, एक 2H देंगे और एक 3H देगा, ठीक है। इधर देखो जनरली क्या है, देखो इधर अगर सिग्नल बोलूँ तो सिग्नल कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। अब देखो जो HA है वो क्या देगा? सिंगलेट। क्लियर क्या? क्या देगा? सिंगलेट, एक लाइन देगा। जो HB है वो देखो इसमें क्या होता है कि HB ये है ना, ये दोनों, बताओ ये नियरेस्ट ये है, इसके कितने है? क्वार्टेट। समझ रहे मेरी बात? 4 लाइन आई ना। अगर ये आइसोटोपिक न्यूक्लियर हुआ, मतलब वही I=1/2 हुआ, मैग्नेटिक मतलब I=non-0 हुआ, तो इसके कारण भी क्या होएगा? अगर ऐसा हुआ ऑक्सीजन का, तो इसके कारण भी ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट होएगा। तो देखो 4 तो इसके कारण हुआ, 4 इसके कारण हुआ, तो टोटल लाइन 8 हो गई ना। 8 लाइन देगा ये। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्लियर क्या? तो मल्टीप्लेट लिख दूँ, ठीक। नहीं तो नॉर्मली तो इसी के कारण स्प्लिट होएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर अगर I=non-0 हो ना, तो ही क्या होएगा? ये इसके कारण स्प्लिट होएगा। मल्टीप्लेट अभी मान रहे हैं कि जैसे non-0 है, आप लोग बुक में non-0 दे रखा है, वो मान लिया, ठीक है। HC बताओ 4 लाइन देगा क्या? क्वार्टेट। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इधर देखो, अगर ये TMS मान लूँ, है ना, तो देखो सिंगलेट तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब डेल का मान सबसे ज़्यादा होगा। देखो सिंगलेट यहाँ पे आ गया। फिर देखो क्वार्टेट का मान आएगा क्या? क्योंकि OH के पास वाले कार्बन पर H है, तो देखो 1 2 और फिर क्या आएगा उसका? C का सबसे ज़्यादा पास में आएगा, और क्या आएगा? 3 लाइन ऐसे स्पेक्ट्रा इसका इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोगों के क्या है? 112 ट्राइब्रोमो एथेन। 112 ट्राइब्रोमो एथेन। देखो देखो A, देखो इसको दे देती हूँ A,
बताओ ये बी, ये भी बी सेम टाइप का होगा ना, बी 2 सिग्नल आएंगे। तो लिखिए आप लोग सिग्नल कितने आए, 2। क्लियर। इधर देखो, अब जो एच ए है वो कितने में टूटेगा, ट्रिपलेट में। जो एच बी है वो कितने में टूटेगा, डबलेट में। ठीक है, तो डबलेट का जो एच ए है उसका मान जो ट्रिपलेट है वो ज़्यादा पे आएगा और ये कम पे आएगा, क्योंकि ये बी आर संख्या में ज़्यादा है ना। देखो इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा कैसे होगा, जैसे ये टीएमएस है ना, तो एच ए का मान इधर होगा, एच ए की क्या है, ट्रिपलेट है, तो एच ए का मान यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। देखो एच बी का डबलेट है ना, तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे टूटेगा। क्लियर क्या। अब देखो जे ए बी बराबर, बताओ जे ए बी बराबर जे बी ए, केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है, तो 3 जे बी होगा एक तो, और 3 जे बी ए होएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल एथिल एसीटेट। चौथा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, ठीक है। देखो 1 2 3, 3 तो क्या है, सिग्नल आए। क्लियर क्या, 3 सिग्नल आए, ये सिंगलेट देगा, ये क्वार्टरेट देगा, ये ट्रिपलेट देगा। क्लियर ये वाली बात। ठीक। नेक्स्ट देखो एसिटोफिनोन। ठीक है, देखो एसिटोफिनोन में 1 2 3 और ये 4, मतलब ये डी। क्लियर। और जो बी सी डी हैं, है ना, जो इनके लाइन्स आएंगी एसिडोफिनोन में, बी सी डी मतलब और तो मेटापेरा की, पता है, एक गुच्छे के रूप में आएगी। गुच्छे के रूप में क्या बोले, मतलब एक ही जगह आएगी, ऐसे डिस्टेंस इसकी दूर दूर नहीं होगी, ऑर्थो की आएगी, मेटा की आएगी, पैरा की आएगी, इस तरीके से, और एक इधर से कुछ आ जाएगी। समझ में आ रही है। ये तो इसके कारण भी होगी, इसके कारण आ रही बेंजीन का एच है ना, ये उसके कारण भी 7.2 आती है उसकी, और ये इसके कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी मान। तो मान बढ़ेगा तो किधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनफील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर ये वाली चीज़। एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड में कितने सिग्नल आएंगे, एसिटेल्डिहाइड में सिग्नल आएंगे 2। ठीक है, देखो इधर CH3 CHO, देखो H H H, डबल बॉन्ड, ये एक B B। बात क्लियर। इस H का सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस पे आगे बोल दो, ये यहाँ पे आ गया सिंगलेट, है ना। अब ये इसके कारण टूटेगा डबलेट में 3, तो ये ऐसे और ये TMS इस तरीके से आएगा। क्लियर क्या बात है। ठीक है। अब देखो ये आप लोगों के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, स्पेक्ट्रा भी आप लोगों को ड्रॉ करना बता दिया। अब आप लोग बना कर देखोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे कोई एक चीज़ नहीं होती है, जैसे ये कहें ना अपन कि H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर ही अपन है ना वो निकाल लें, H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर ही क्या कर ले अपन जनरली वो निकाल ले, मॉलिक्यूल की इलिसिडेशन कर ले, उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है इसके साथ जैसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी स्पेक्ट्रा दिए हुए होते हैं। ये तो अपन एक जैसे सिलेबस में है ना H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो चीज़ अपन इंक्लूड कर रहे हैं।
बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि अपन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही H1 NMR से आप सारा कंपाउंड डिटेक्ट कर लोगे कि कंपाउंड कौन सा है, प्रोटॉन इसमें कहाँ है, कहाँ पर इसमें प्रोटॉन नहीं है, तो आप डायरेक्टली वो चीज़ यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर क्या ये वाली चीज़? उसके लिए क्या चाहिए अपने को? और भी डेटा चाहिए होते हैं। क्लियर? और डेटा चाहिए होंगे तो ये अपन उनको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके अपन क्या निकाल सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल के। ठीक है, अभी तो सिलेबस में अपने कितना है, ये सिर्फ H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो पूरी हो चुकी है आप लोगों के समझ में ही मेरी ये बात है। ठीक है, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों का पूरा सिलेबस इसका हो चुका है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरी तरफ से देखो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।